तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है नए टॉपिक के साथ। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वेस्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के बारे में। यानी कि जब एक सिविल इंजीनियर किसी साइट पर काम कराता है तो वहाँ पर हमारे डिफरेंट कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स यूज होते हैं, जैसे कि आपका सीमेंट है, सैंड है, एग्रीगेट है, रेनफोर्समेंट स्टील है, स्टोन, टाइल, ब्रिक्स। और हर एक सिविल इंजीनियर को जानना है कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल की आपकी वेस्टेज की लिमिट कितनी होती है। और जब वो इसका जवाब देखने जाते हैं तो ना ही उन्हें कोई एक स्पेसिफिक गाइडलाइंस किसी आईएस कोड में मिलती हैं, ना ही किसी बुक में मिलती हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे कि जो एक वेस्टेज का रोल है एक सिविल इंजीनियर के लिए, खासकर दो लोगों के लिए, एक बिल्डिंग इंजीनियर और दूसरा कॉस्टिंग इंजीनियर। अब यहाँ पर जो बात आती है साइट इंजीनियर की, तो साइट इंजीनियर क्या कर सकता है, वेस्टेज को मिनिमाइज कर सकता है, उसको कंट्रोल कर सकता है, लेकिन वो वेस्टेज को जीरो नहीं कर सकता है। तो आज के टॉपिक को हम लोग दो केसेस पर अंडरस्टैंड करेंगे, जिससे कि जो वेस्टेज का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए और इन फ्यूचर कभी भी इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो वो दो पार्ट में सबसे पहले लिख देता हूँ। जब कभी बात आती है बिल्डिंग इंजीनियर की, तो बिल्डिंग इंजीनियर के केस में जब वो मटेरियल का रिकंसिलिएशन करते हैं, और दूसरा हमारा पार्ट आ जाता है कॉस्टिंग, यानी कि एस्टिमेशन या फिर कॉस्टिंग इंजीनियर जब किसी टेंडर को फिल करते टाइम, बीओक्यू को फिल करते टाइम, जब वो उन आइटम्स का रेट एनालिसिस करते हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए फिर आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिकंसिलिएशन के बारे में कि रिकंसिलिएशन होता क्या है और वेस्टेज का हमारा इसमें क्या रोल है। अब देखिए, वेस्टेज आपका एक मेथड होता है जिसके बेसिस पर हम एक डिफरेंस या फिर वेरिएशन फाइंड आउट करते हैं। किनके बीच में? एक हो गया आपका थियोरेटिकल कंजम्पशन और दूसरा हो गया आपका एक्चुअल कंजम्पशन। अब ये दोनों जो डेटा हैं वो आपको कहाँ से मिलेंगे? थियोरेटिकल कंजम्पशन मिलेगा आपको बिल से, यानी कि आपकी साइट पर काम हुआ और जो भी क्वांटिटीज बिल में सर्टिफाई हुई और उनके बेसिस पर जो भी मटेरियल ड्राइव आउट किया जाएगा तो वो आपका थियोरेटिकल कंजम्पशन होता है। और एक्चुअल जो कंजम्पशन है वो कहाँ से आपको पता लगेगा? वो लगेगा आपको स्टोर के बैलेंस मटेरियल से। इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे कि ये कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। सपोज आपकी साइट पर 1000 सीमेंट के बैग सप्लाई हुए और जब आपका जो मटेरियल्स थे, यानी कि जो आपके आइटम्स थे सीमेंट कंजम्पशन वाले, उनको आपने लिस्ट आउट किया, उनके जो भी स्टैंडर्ड कोफिशिएंट थे वो आपने अप्लाई किए और उसके बेसिस पर आपकी जो कंजम्पशन आ जाती है 550 बैग की। अब यहाँ पर जो एक डिफरेंस आपका होना चाहिए, 1000 में से अगर मैं 450 माइनस करता हूँ 550, तो ये हमारे 450 बैग हो जाते हैं, यानी कि इसमें से मैंने इसको माइनस कर दिया। अब लेकिन जब हमने जाके एक्चुअल में स्टोर में बैलेंस चेक किया तो वहाँ पर हमारे 430 बैग थे। अब यहाँ पर देखिए शॉर्टेज कितनी हो रही है, हमारी 20 बैग की हो रही है। तो अब हम परसेंटेज या फिर जो वेरिएशन है वो हमें कहाँ से पता लगेगा? जब हम इन बैग्स को इस कंजम्पशन वाली क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे तो जो भी आपका परसेंटेज निकल के आएगा वो आपका वेस्टेज वाले पार्ट में कंसीडर किया जाता है। और दूसरी चीज़, इसमें जो भी आपके टेंडर्स होंगे तो उनमें वेस्टेज की परमिसिबल लिमिट मेंशन होती है। जैसे कि आप ये CPWD का पेज देख लीजिए, ये आपकी जनरल कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन का है जिसमें सीमेंट की वेस्टेज को 3% अप टू 25 लाख तक की वैल्यू के प्रोजेक्ट के लिए और 2% है मोर देन 25 लाख के लिए। स्टील में आप देख रहे हैं 2% प्लस माइनस, और आपका जो बिटुमेन है उसमें भी आपका 2.5%। और आपका जो स्ट्रक्चरल स्टील होते हैं, जो आपका हैवी वर्क होता है जैसे पीबी फैक्ट्री वगैरह के लिए, तो वो उसका भी आपकी लिमिट 2% है। अब यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि जो रिकंसिलिएशन है किन मटेरियल्स का किया जाना चाहिए या फिर होता है,
आपके कंस्ट्रक्शन के कॉस्ट में जो भी मटेरियल्स हाई वेटेज कंपोनेंट होंगे, यानी कि उस कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट में जिन मटेरियल्स की कॉस्ट सबसे ज़्यादा होगी, तो उन सभी मटेरियल्स का रिकंसिलेशन किया जाता है, क्योंकि क्लाइंट को या फिर गवर्नमेंट को इंश्योर करना है कि कहीं कॉन्ट्रैक्टर ये जो हाई वेटेज वाले मटेरियल्स को मैनिपुलेट करके उनमें चोरी तो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा पार्ट है ये रिकंसिलेशन वाला पार्ट कवर हो जाता है। अब हम बात करते हैं कॉस्टिंग के बारे में। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स की जो वेस्टेज की लिमिट है वो कितनी होती है। तो सबसे पहले आप ये एक्सेल की शीट देखिए, तो इस शीट में मैंने डिफरेंट कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के आइटम को लिस्ट आउट किया हुआ है और उन्हीं सारे मटेरियल्स की जो एक ऑप्टिमम या फिर एक जो स्टैंडर्ड वेस्टेज की लिमिट्स हैं तो उनको भी लिखा हुआ है। अब लेकिन इस शीट को आपको यूज कैसे करना है, यानी कि अब हम लोग बात करेंगे कॉस्टिंग वाले पार्ट पर, यानी कि ये जो भी हमने लिमिट्स देखी हैं जो हमारी वेस्टेज की थी, इसको बियर कौन करेगा, इसकी लोडिंग कहाँ पर होगी। अब आपको बहुत ध्यान से समझना है कि जब कोई भी कॉन्ट्रैक्टर किसी भी टेंडर में पार्टिसिपेट करता है तो वहाँ पर उसको एक प्रॉपर BOQ दिया जाता है और उस BOQ में डिफरेंट आइटम्स होते हैं और उन आइटम्स में जो आपके कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के मेन कंपोनेंट हैं, यानी कि जो भी मटेरियल्स आपने अभी वहाँ पर देखे, तो उनकी वेस्टेज की लोडिंग आपको रेट एनालिसिस में करनी होती है। यानी कि जब कोई भी कॉस्टिंग या फिर एस्टिमेशन इंजीनियर उस BOQ से किसी भी आइटम का अगर रेट एनालिसिस करेगा तो रेट एनालिसिस करते टाइम वेस्टेज को लोड करना है और लोड करने के बाद में जो भी आपका BOQ का रेट ड्राइव आउट होगा तो वही रेट उसको टेंडर में फिल करना होता है, जिससे कि जो वेस्टेज वाली जो कॉस्ट है वो हमारी उसी BOQ के रेट्स में ही एब्जॉर्ब हो जाए या फिर एडजस्ट हो जाए। अब यहाँ पर एक बात आ जाती है दूसरे पॉइंट की, जिन टेंडर्स में आइटम्स के बेसिक रेट दिए जाते हैं, यानी कि बेसिक रेट किसी भी आइटम का हो सकता है, आपका सीमेंट का, स्टील का, टाइल, स्टोन। तो उसमें क्या होगा कि अगर मान लीजिए कभी आर्किटेक्ट ने कोई डिसीजन लिया किसी मटेरियल को चेंज करने का, जैसे कि हमारी जो BOQ में जो टाइल का जो बेस रेट था जो मेंशन्ड है वो 60 रुपये पर स्क्वायर फीट है, लेकिन हुआ क्या कि आर्किटेक्ट आया, उसने हमारी टाइल चेंज कर दी और जो वो टाइल हमारी मार्केट में अवेलेबल है 70 रुपये पर स्क्वायर फीट की। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है बेसिक रेट में, 10 रुपये पर स्क्वायर फीट का, और कॉन्ट्रैक्टर को इसका डिफरेंस का पैसा चाहिए। तो ऐसे टेंडर्स में क्या होता है कि आपको एक पूरी लिस्ट प्रोवाइड कराई दी जाती है, यानी कि उस BOQ में जितने भी आइटम्स के बेसिक रेट हैं तो उनको लिस्ट आउट करके उन मटेरियल्स को, एक में आपके मटेरियल्स आ जाते हैं और दूसरी यहाँ पर वेस्टेज की लिमिट परसेंटेज में दे दी जाती है कि जब बेसिक रेट का एडजस्टमेंट हो, सपोज मान लेता हूँ टाइल के लिए, और टाइल का हमारा मान लीजिए दे दिया गया यहाँ पर 5%, तो इसके ऊपर 5% की लोडिंग करने के बाद में उसका एक पूरा फॉर्मूला होगा, तो उसी के हिसाब से इसकी कॉस्ट को भी एडजस्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर जो वेस्टेज वाला पार्ट आपका हो गया 3 केसेस में, पहला आपका हो गया रिकंसिलेशन, दूसरा हो गया जो आपकी कॉस्टिंग होती है, और तीसरा जहाँ पर बेसिक रेट का एडजस्टमेंट होता है। तो यहाँ पर ये जो हमारा वेस्टेज का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा हो जाता है और साइट इंजीनियर वेस्टेज को कंट्रोल कर सकता है, उसको मिनिमाइज कर सकता है, लेकिन जो मेन रोल है आपका कॉस्ट का यानी कि मनी का, तो वो आपका पूरा डिपेंड करता है कॉस्टिंग एंड एस्टिमेशन इंजीनियर पे। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, वेस्टेज आपकी कुछ इनविजिबल भी होती हैं, जैसे कि सीमेंट में होता है एक शॉर्ट फॉल कंडीशन। शॉर्ट फॉल कंडीशन में क्या होता है कि सपोज आपका जो सीमेंट का बैग है वो 50 kg का आता है, लेकिन कभी कभी लॉट जो होते हैं वो 48 kg के, 49 kg के हो जाते हैं, तो वहाँ पर वो शॉर्ट फॉल होता है। और हमेशा स्टोर वाले को इंस्ट्रक्ट करके रखा जाता है कि जब कभी भी कोई भी गाड़ी अगर साइट पर आए सीमेंट की, तो उसका पहले प्रॉपर वेट किया जाए और वेट के अकॉर्डिंग उसमें जो बैग के नंबर्स हैं तो उनको क्रॉस वेरीफाई कर लिया जाए, क्योंकि ऐसी चीज़ें जल्दी से पकड़ में नहीं आती हैं, लेकिन जब सीमेंट का रिकंसिलेशन होता है तो बाद में जाके ये चीज़ें बहुत प्रॉब्लम करती हैं। और दूसरा केस होता है हमारा रेनफोर्समेंट स्टील में ओवरवेट या फिर अंडरवेट का, जिसको हम लोग रोलिंग मार्जिन भी बोलते हैं। तो रेनफोर्समेंट स्टील के केस में सभी बिल्डिंग इंजीनियर्स को, स्टोर वाले को इंस्ट्रक्ट करके रखना चाहिए कि रोलिंग मार्जिन मान लीजिए आपका ओवरवेट की कंडीशन में है,
तो ओवरवेट आपके लिए क्या है, एक टाइप से इनविजिबल वेस्टेज है। तो उसके लिए अगर मान लीजिए आईएस कोड में जो हमारी गाइडलाइन में जो लिमिट दी हुई है आईएस 1786 में, अगर आपका स्टील ओवरवेट है लेकिन विद इन दी लिमिट है, तो भी आपको उसका प्रॉपर एक पूरा रिकॉर्ड बना के रखना है कि जब आपका फाइनल बिल के टाइम पर कोई भी रिकंसिलेशन हो सीमेंट का या फिर स्टील का, तो उसका एक जवाब आपके पास होना चाहिए। तो ये जो वेस्टेज का जो टॉपिक है यहीं पर मैं इसको क्लोज करूंगा और मैं आशा करता हूं आज की वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।